एक प्राइम मिनिस्टर को ये जेब नहीं देता कि आप ये कहें कि हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर क्यों लेके आ रहे हैं इसमें हमको? भाई आपका झगड़ा कांग्रेस पार्टी से है ना, आप मेरे प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आप खाली हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं क्या? देश की आबादी का 80% हिस्सा है, आप उनको 28% दे रहे हैं, और जो देश की आबादी का 20% हिस्सा है उनको 10% दे रहे हैं। आप कहां से इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन आया बताइए? कर्नाटका में उन्होंने निकाल दिया। बोम्मई गवर्नमेंट ने, अब हो गया ना, 1 साल हो गया, क्यों नहीं? बिल्कुल लाना चाहिए उनको। नहीं लेके हम तो वही तो हम कह रहे हैं ना, कि वही तो हम कह रहे हैं कि फंस गई रजिया मुंडो में। हमारा हाल तो वही है। मैं उस रेहान बीफ शॉप पे गया और गरीब, वो बेचारा गरीब है, मिला बीफ जिंदाबाद। मकसद मेरा ये था कि बताना कि बीजेपी अलायना बीफ कंपनी से 10 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लेगी तो वहाँ बीफ जिंदाबाद। आप एक इमेजिनरी तीर फेंक रहे हैं मस्जिद के ऊपर, ये तो सब आप कर रहे हैं, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी वो सब चीज़ें। आपने वो करके अपने आप को, आपने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। हम शुरू से कह रहे थे कि बीजेपी हैदराबाद के अमन की दुश्मन है। असद साहब अगर 400 जीते हैं तो अमन कायम रहेगा, अगर मोदी जी 400 जीते तो अमन नहीं रहेगा। असद साहब की दौड़ मस्जिद तक ही है। असद साहब को कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का ना मैं ख्वाब देखता हूँ। मुझे अपने नहीं, मुझे अपने लिमिटेशंस मालूम। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Hyderabad, Telangana. My guest today is Asaduddin Owaisi. A second-generation politician from the old city of Hyderabad, Barrister Owaisi has appeared on the podcast before in episode number 30. In that episode, we discussed his life choices, his politics and parliamentary career. Today, we are in the thick of the general election, which after the second phase has become quite charged along caste and religious lines, fissures that pre-exist in our society which invariably get sharper during elections. But before we talk with Mr. Owaisi, here's a short primer on the Telangana elections for those unfamiliar about regional politics of this youngest Indian state, which was bifurcated from Andhra Pradesh in 2014. Regional parties have generally held sway, though the Indian National Congress has made a spectacular comeback in state elections, and the BJP hopes to do well in these elections in 2024. In the old city of Hyderabad, which has always been the stronghold of the Owaisi family, suddenly out of literally nowhere in politics, but very much a Hyderabadi, there's a challenger in the fiery Madhvi Lata of the BJP, whose sharp rhetoric and social worker image has captivated the attention of the media and some part of the public. Madhvi Lata was on the podcast in episode 149. But today our guest is the 4-time Member of Parliament, Asaduddin Owaisi. Owaisi ji, thank you so much कि आप podcast में आए. Second time you're in the podcast. So I'm most grateful. Election का time है, campaigning कर रहे हैं. In spite of that, you found time. तो many issues that I want to talk about, national as well as आपका जो re-election है. Old Hyderabad कह रहे हैं, बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि पहली बार आपके लिए कोई चैलेंज उभर के आया है, एक चुनौती है. नहीं, मैं कोई इलेक्शन होता है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हो, सरपंच का हो, ज़िला परिषद का हो, एमएलए का हो, एमपी को, तो इलेक्शन है, इसको हम लोग सब लोग सीरियस लेते हैं. तो ऐसा ये नहीं है कि चैलेंज है. जितने भी अपोनेंट्स हैं उन सब हमको चैलेंज करेंगे, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, या बीआरएस के हो, या कोई भी इंडिपेंडेंट हो. तो हमको अपनी मेहनत पर भरोसा है. हमने जो काम किया 5 साल में, उस पर भरोसा है. तो इलेक्शन है, कोई बात नहीं है इसमें, कोई ऐसा कोई चैलेंज बोल के नहीं है. 1996 में वेंकैया नायडू साहब कैंडिडेट थे. उस वक्त लोग सब कह रहे थे कि नहीं अब तो मुश्किल होगा, मगर हम उस वक्त भी अल्लाह ने हमको कामयाब किया. तो इलेक्शन है, तो मैं किसी को पिक एंड चूज़ तो कर ही नहीं सकता. तो पार्टी होगी, पार्टी का कैंडिडेट होगा, और यही तो डेमोक्रेसी और जमहूरियत की खूबसूरती और ख़ासियत है कि कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है और चैलेंज कर सकता है.
मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि माधवी लता जी कह रही हैं कि असद भाई को मैं 1 लाख से ज़्यादा वोट से हरा दूंगी। वो पॉडकास्ट में आई थी और उन्होंने कहा, और उसके बाद फिर वो बाकी शोज़ में भी गई और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं कि वो जीत रही हैं। असल में जितने भी आपके कैंडिडेट्स आपके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं वो कभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं लगते, लेकिन इस बार वो बड़ी कॉन्फिडेंट है। नहीं, वो कॉन्फिडेंट है तो हैं, हम भी तो अपने जगह पर मुतमईन हैं। तो कितने कॉन्फिडेंट हैं क्या है वो तो मालूम हो जाएगा जब रिज़ल्ट आएगा। मगर पार्टी से मुकाबला है, बीजेपी से मुकाबला है हमारा, और बीजेपी की आइडियोलॉजी से मुकाबला है। बीजेपी के 10 साल में जो गलत काम हुए उससे हम लोग पब्लिक में जा रहे हैं। और असल चीज़ क्या है, बीजेपी में तो सिर्फ एक ही चेहरा है, वो नरेंद्र मोदी का। दूसरा तो कोई चेहरा है ही नहीं उनके पास, ना दोबारा कोई आएगा इस तरह से। तो हम लोग उसी पर मेहनत कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। और कोविड के ज़माने में जो हमने मेहनत की वो शायद ही हैदराबाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की होगी। इतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स अस्पताल में लोगों को लेकर जाना, उनको मदद करना। अब जो दूसरे थे उनका हॉस्पिटल तो ब्लैक लिस्ट हो गया था 8-10 दिन के लिए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, काम है। हमारा ग्रास रूट लेवल पे अच्छा कनेक्शन है, एक्सेसिबिलिटी है पब्लिक से, जनता से। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस बार भी बहुत अच्छा नतीजा आएगा। उनका कहना है कि जो ओल्ड हैदराबाद एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट कभी हुआ नहीं है और उसे जान के अंडर डेवलप्ड रखा हुआ है ताकि लोगों का कंप्लीट डिपेंडेंस हो AIMIM पर। बिल्कुल गलत है। उनको पता नहीं है, नई आई है तो उनको लगता नहीं है कि दिख नहीं रहा है उनको। यहाँ पर हमने कहा भी हमारे अपोनेंट से कि आप लोग RTI एप्लीकेशन डाल लीजिए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तेलंगाना ट्रांसको है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है, आप सब डिपार्टमेंट्स में डाल के देख लीजिए कि बताइए हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने क्या क्या काम सैंक्शन हुए, क्या काम हुआ। अब तेलंगाना गवर्नमेंट से हमने हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में टेम्बरिस नाम से एक स्कूल खुलवाए। यहाँ से 10 मिनट के फासले पर 8 दिन पहले JEE में 30 बच्चे क्वालिफाई हुए, गरीब बच्चों के। 1 महीना 1.5-2 महीने पहले CM खुद आकर एक 20 करोड़ की हॉस्टल की बिल्डिंग का इनॉग्रेट किया। जब CM देखे रेवंत रेड्डी बड़े खुश हुए। फिर उसी वक्त उसी दिन या 1 दिन पहले 8 करोड़ की लागत से हमने बच्चियों के लिए एक हॉस्टल और कॉलेज की बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन डाला। इससे बहुत से काम है हमारे खुद पार्टी के ट्रस्ट से। हर साल हम लोग जो गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स है उसमें 15,000 के करीब लड़के लड़की स्टूडेंट्स उनको बैग्स देते हैं, उनको SSC के एग्ज़ाम की फ़ीस देते हैं। और अगर वो GPA उनका 6.5 के ऊपर आ तो कैश अवार्ड देते। तो ऑल इन ऑल ज़मीन पर भी काम है। तो बाज़ लोगों को ये लगता है कि MIM सिर्फ स्पीचेस देती है, जज्बाती बातें करती है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हफ्ते में 6 दिन हम लोग बैठते हैं ऑफिस में, जनता आकर मुलाकात करती है हमसे विदाउट कोई रोक टोक नहीं है उनको। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ ऐसा सिस्टम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं पर भी तेलंगाना में नहीं है जो हमारी पार्टी में है। आप कह रहे हैं वो नई आई हैं, वो कहती हैं कि इस इलाके में उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है और जहाँ भी जाती हैं वो कहती हैं मुसलमान जो ख़वातीन हैं उन्हें महरूम रखा गया है फ्रॉम ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटी। ऐसा है कि इनको हम पिछले 5 महीने से फॉलो कर रहे हैं जी। उनको लग रहा है कि हम नहीं मालूम हमको। 5 महीने से उनको हम फॉलो कर रहे हैं। वो है इंद्रीश कुमार के एक फ़ैन, उनका एक ग्रुप है, उसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, उसके वो मेंबर हैं। उसमें एक रिटायर्ड आंध्र प्रदेश के DGP हैं। ये शुरू किए अपने आप को बड़ा मुसलमानों का हमदर्द बनाकर। हम देख रहे थे उनको सब क्या कर रहे थे। उसके बाद अचानक फिर उन्होंने बता दिया कि नहीं ये हिजाब नहीं पहनना चाहिए आपको और ये रेग्रेसिव है, फलां इशूज़ है। तो उसके बाद से लोग समझना शुरू कर, मगर हम तो इनको फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे इनकी सब चीज़ों को। तो ये सब उनको मालूम ही नहीं है। अब आप अगर ये सब चीज़ें देखेंगी, मालूम होगा, तो उनको हमारे काम की नौइयत समझ में आएगी। और अब कैंडिडेट हैं तो उनको तो कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ तो उनको प्रेजेंट करना है।
कि MIM काम नहीं करे। भाई काम नहीं करे तो आप कैसा जीतते हैं? बगैर काम करे कोई नहीं जीत सकता। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं। तो हम लोग काम करते हैं, लोग देखते हैं कि ये काम हो रहा है, तो उसी की बुनियाद पे लोग उसको वोट भी डालते हैं। वो कह रही हैं कि वो जीतते इसलिए हैं क्योंकि बोगस वोटिंग होती है, और हाल ही में 5.5 लाख बोगस वोट्स आई थिंक ना निकले थे। तो और उसमें वो फिरोज़ साहब हैं जिन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि 102 साल की एक महिला हैं जो फौत हैं, फिर भी उनके नाम से वोटर आईडी कार्ड भी है, लोग वोट भी कर रहे हैं। तो बोगस वोट्स आपको जाते हैं, किसको जाते हैं? देखिए देखिए अब जो इस तरह की बातें कर रहे हैं बिल्कुल ही गलत बात है। हैदराबाद एक अर्बन एरिया है। जितने भी पोलिंग बूथ्स हैदराबाद में है या इंडिया में अर्बन एरियाज़ में स्पेशली, हर जगह पर एक कैमरा लगा हुआ है और उसका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे लोग देखते हैं। किसी भी तरीके से अब बूथ कैप्चरिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कैमरा लगा हुआ है। दूसरा, ये जो वोटर लिस्ट के बारे में बोलिए, ये कांग्रेस के एक लीडर हैं जो 3 मरतबा MIM के ख़िलाफ़ हार चुके हैं। उन्होंने जाकर इलेक्शन कमीशन को 2023 में दिया कि यही सेम उनका ही लिस्ट है। वो सब नाम बदल गए कि बीजेपी कैंडिडेट का नाम आ गया। वो लोग इंक्वायरी किए, चेक किए, 5,000 के 8, 7, 5 या 6,000 करीब लोगों की डेथ जो मौत हो गई, उनके नाम निकाले गए। वही कट एंड पेस्ट जॉब करके कांग्रेस के लीडर ने उनको दे दिया, ये जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिए। उन्होंने इंक्वायरी की। अब 2 दिन पहले वोटर लिस्ट आई। अच्छा, उनका रिप्लाई है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का मेरे पास, जिसमें उन्होंने लिखा है कि द सेम कंप्लेन दैट वाज गिवन बाय दिस कांग्रेस लीडर इज बीन गिवन बाय द बीजेपी लीडर। अब आप बताइए, इलेक्शन कमीशन में वोटर लिस्ट में मैं तो नहीं बनाता हूँ। हर साल इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि जनवरी में जो 18 साल के होने अपने नामों का इंदराज कराइए। फिर उसके बाद लिस्ट आती है कि ऑब्जेक्शंस है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल करिए। आप कुछ नहीं करते। अचानक आप मार्च में बोलते हैं कि ये जो कांग्रेस के लीडर ने जो कट एंड पेस्ट दिया था उसको ले जाके पेश करते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये अभी से एक्सक्यूज़ बना रही हैं कि जब नतीजा आएगा तो ये सब बातें करने का। लेकिन वोटर लिस्ट तो मैं ही नहीं बनाता हूँ, ECI बनाता है, और उसमें आप डेथ्स होते हैं, शिफ्टिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो आपने पहले जिक्र किया कि जो जज्बाती स्पीचेस करते हैं MIM, AIMIM, ये एलिगेशन भी है कि जज्बाती स्पीचेस करते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि AIMIM ने एक जिस एंगल से वो वीडियो लिया था, जिस पे आप लोगों ने सबने आपत्ति जताई थी कि वो बो एंड एरो जो है मस्जिद की तरफ, इट इज़ फोकस्ड ऑन दैट। तो वो कह रहे हैं कि आपका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है जिसने वो किया था, वो शी वॉज नॉट एमिंग एट द मस्जिद। वो वीडियो हमारे पास तो पहले कोई डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है ही नहीं। वो वीडियो किसी और ने ही निकाला। उस वीडियो को हमने देखा, दुनिया ने देखा। तो अच्छा, आप मस्जिद सामने आपके है, आप वहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंट हैं और आप एक इमेजिनरी तीर फेंक रहे हैं मस्जिद के ऊपर। ये तो सब आप कर रहे हैं, तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी वो सब चीज़ें। आपने वो करके अपने आप को, अपने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। हम शुरू से कह रहे थे कि बीजेपी हैदराबाद के अमन की दुश्मन है। यहाँ पर हैदराबाद में पिछले 15-18 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। तेलंगाना बनने के बाद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चाहे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से। एक लैंडलॉक्ड एरिया है। हैदराबाद का पीस इस स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने उस हरकत करके आपने क्या मैसेज दिया उन्हें, पूरे कंपनीज़ को? अगर कुछ हो जाता, नुकसान तो किसका होगा भाई? नुकसान तो तेलंगाना का होगा। और जिस इलाके के हम रहते हैं, लोग रहते हैं हैदराबाद सिकंदराबाद में, यहाँ पर 60-70% लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। तो वो हरकत वो कर रहे हैं। अब हर चीज़ का इल्ज़ाम हम पे डाल देंगे तो कैसा होगा? आपका वीडियो है, दुनिया ने देखा उसको और सब ने उसको कंडेम किया। बल्कि उनके कई पार्टी के लोग खुद वो परेशान है कि ये क्यों कर दिया उन्होंने ऐसा। आप उनकी हरकत का जिक्र करते हैं तो वो आपके हरकत का, उन्होंने वो बीफ वाला वीडियो दिखाया कि आप
बीफ और बाबरी पर वोट जीतना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये जो है ना, ये तो हम डेलिबरेटली किए नहीं, की अलग बात है, मगर हम ये बताना चाह रहे थे कि देखो बीजेपी ये है। मैं उस रेहान बीफ शॉप पे गया और गरीब, वो बेचारा गरीब है, मिला बीफ जिंदाबाद। मकसद मेरा ये था कि बताना कि बीजेपी अलायना बीफ कंपनी से 10 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लेगी तो वहाँ बीफ जिंदाबाद। मगर ये जो मुसलमानों में कुरैशी बरादरी है और हिंदुओं में कथिक है, इन पे आप बंद करो, बंद कर दो, तुम कारोबार नहीं करना। अरे भाई, कंपनी के 10 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलेंगे तो आप खुश, और एक गरीब की दुकान जो आप बंद कराना चाह रहे पूरे देश में। किसने बंद किया? अरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हर छुट्टी होती है बंद हो जाता है, दुकान खोल नहीं सकते। आप चले जाइए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इतना मुश्किल होता है। आप वकील हैं, आप उसे कोर्ट में लड़िए बीफ जिंदाबाद बोलने नहीं से। नहीं नहीं, सवाल हो ये नहीं है, जाता। नहीं नहीं, बीफ में बीफ जिंदाबाद बोलना तो गुनाह तो नहीं है, गुनाह तो नहीं है। आप वो गुनाह नहीं है, पर आप यू डूइंग अ टाइट रोप वॉक। नहीं, टाइट रोप वॉक नहीं, बिल्कुल नहीं है। आई वांटेड टू एक्सपोज द हिपोक्रेसी ऑफ बीजेपी एंड आई वाज सक्सेसफुल इन दैट। मेरे को मालूम था लोग पग उठाएंगे उसको। अरे इलेक्शन है ना, ये तो इलेक्शन है। अब आप ये तो कोई आप हम करे हैं, आप उठाइए, मुझे मालूम था, उठा लिया उन्होंने। अब बोले देखो चलो बोलो, बताओ अलायना के 10 करोड़ क्यों लिया आपने? अब जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं तो उनके। बिना बीफ जिंदाबाद बोले फिर भी नहीं आप नहीं, बोल सकते थे ना? ये इलेक्शन में तो ये स्ट्रेटेजी होती है। रेटोरिक है ये। नहीं, रेटोरिक नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजी। हम बताना चाहिए, बीजेपी को आइडियोलॉजिकली एक्सपोज करना चाह रहे थे हम लोग। अब आप यहाँ से यूपी जाएंगे, यहाँ से आप महाराष्ट्र जाएंगे, अब आप बिहार जाएंगे, और हर जगह आप बीफ की दुकान में जाके बीफ जिंदाबाद तो नहीं बोलेंगे नहीं ना? नहीं, ये तेलंगाना वाली पॉलिटिक्स हो गई। नहीं नहीं, अगर बीफ की दुकान होगी तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, कोई नहीं, एतराज नहीं कर रही मैं नहीं, ये कह रही हूँ वो बीफ जिंदाबाद। आप ये बताइए, अगर माधवी जी किसी पोक की दुकान में बिल्कुल जाके बिल्कुल जाए और बोले पोक जिंदाबाद, बोलिए प्लीज बोलिए। तो आप बताइए। अरे अगर वो खाते हैं तो बोले ना। नहीं, पर आप ये बताइए, इससे वोंट इट विशिएट द नहीं एटमॉस्फेयर? नहीं नहीं, कोई विशेष नहीं होगा, जो इलीगल चीज है ना वो इलीगल। एक जमाना था जब द कार्कस यूज्ड टू बी थ्रोन, कोई मांस फेंक दिया मस्जिद में, मांस फेंक दिया मंदिर में, अब उसकी जगह जिंदाबाद बीफ जिंदाबाद पोर्क, है ना? वो बोले पोर्क जिंदाबाद को, मैं तो नहीं रुक नहीं रहा, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। आपने बोला इडली जिंदाबाद बोलने से इडली बोलो, मैंने बोली इडली, मैं तो बोला मैं इडली हो गया दुकान ना। अब वो बिरयानी बीफ इडली इसका झगड़ा आ गया। बीजेपी प्राइम मिनिस्टर जो खाने पे शुरू किए, देखिए प्राइम मिनिस्टर शुरू किए, खाना खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम बोले भाई अगर हम रमज़ान में मुसलमान 30 दिन रोज़ा रहते हैं, अगर हम बोलेंगे भाई कोई नहीं खाएगा, कैसे होगा बताइए? भाई मेरा रिलीजन तो मेरे लिए है ना, मैं तो सुपर इम्पोज नहीं कर सकता हूँ किसी के। ये हम एक्सपोज करना चाह रहे थे बीजेपी को। ये शुरू हुआ प्राइम मिनिस्टर के भाषण से और यहाँ तक आया बात हो। तो आइडियोलॉजिकली जब तक आप बीजेपी को टेक ऑन नहीं करेंगे, मुश्किल होगा फिर। तो आप चलिए हम थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स पे चल पड़ते हैं। तो आपने कहा कि आइडियोलॉजिकली आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, नॉट जस्ट द कैंडिडेट। आपने कहा कि आइन बदल देंगे अगर 400 सीट आ जाती है। मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने भी कहा कि संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता, फिर भी आप कहते हैं। अरे उनके कई कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बात निकली तो उन्हीं की जबान से। कंटेस्टेंट तो नहीं है ना, उन्हें टिकट ही नहीं मिला। ना आप बात, जो बड़बुक है वहां पे। नहीं ठीक है, जो भी होगा वो, उसको तो आपने टिकट नहीं दिया। अब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं। कौन कह रहा है? कई कह रहे हैं, यूपी के कैंडिडेट्स हैं, महाराष्ट्र के हैं, वो बोल रहे हैं कि दीजिए 400 सीट दे दीजिए। अच्छा, ये एक और महाशय हैं, एक आचार्य साहब, उनका भाषण सुन लीजिए आप, जो मोदी जी से मिलकर बड़े मुतासिर हुए। वो कह रहे हैं कि आइंदा साल धर्म संसद होगा, उसमें हम रेजोल्यूशन पास कर देंगे और आरक्षण ख़त्म कर देंगे। ये स्पीचेस हैं उनके, मेरे नहीं है, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। कोई रैंडमली, एक तो आप देखिए कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, उसमें अगर कोई एरा गैरा कोई आके बोल है, आचार्य एरा गैरा नहीं है, कैंडिडेट्स एरा गैरे नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है बीजेपी के। 400 जब वो कह रहे हैं तो दे आर सेइंग दैट इट्स फॉर अ स्ट्रांग गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। क्या चेंज लाएंगे आप? 300 से आपने 300 एमपी लाकर आपने 50% रिजर्वेशन लिमिट को आपने ब्रीच नहीं किया। हाँ। अब 400 क्या लाएंगे आप? 400 लाके क्या करेंगे? ये जो आरएसएस के जितने भी
सरसंघचालक ने किताबें लिखी, सरसंघचालक के स्पीचेस है, उसमें देख लीजिए ये बार बार उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में भी ये बात उठी थी कि आरएसएस आरक्षण बंद करना चाहते हैं। भागवत जी ने बोलते बोलते थक गए कि भाई मैंने ऐसे नहीं कहा, और इन स्पाइट ऑफ दैट, अच्छा 2019 और 24 के बीच 5 साल गुजर गए, क्या कम हुआ आरक्षण? कहीं पे नहीं हुआ ना। और इस अलग बात है कि आरक्षण बढ़ा दिया। आरक्षण, हाँ, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि जो देश की आबादी का 80% हिस्सा है, आप उनको 28% दे रहे हैं, और जो देश की आबादी का 20% हिस्सा है उनको 10% दे रहे हैं। आप कहाँ से इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन आया बताइए? अच्छा चलिए, तो ठीक है ना, तो फिर इस तो आप पार्लियामेंट में थे, अब आपने कितनी बारी ये बात उठाई? ये बात तो मैंने स्पीच में कही, ये बात तो मैंने कही, ये अंबेडकर के ख्वाबों को आप तोड़ रहे हैं। और आपके जो ये खास है यहाँ पर केसीआर जी, जिनके बारे में कहा जाता है मामा भांजा का रिलेशनशिप था, आपने उनको कहा कि आप मुस्लिम कोटा बढ़ा दीजिए। यकीनन यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ असेंबली में, तेलंगाना असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, मुसलमान आरक्षण को बढ़ाइए और शेड्यूल ट्राइब का बना, और वो भी 2015-16 में रेजोल्यूशन पास होके भिजा दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, बिल्कुल हुआ वो। और ये जो दलित लोगों में और जो संविधान की इज्जत करते हैं उन लोगों में जो एप्रीहेंशन है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये कि सब संविधान बदलेंगे, ये बिल्कुल ये सिर्फ हियर से नहीं है, यकीनन एक ख़तरा है ये, और बीजेपी कर सकती है काम ये। अगर 400 पार की जो बात हो रही है, किस लिए हो रही है बताइए? 306 लाकर भी अगर आप ये बोलेंगे कि डिसाइसिव गवर्नमेंट नहीं है, नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा डिसाइसिव। नहीं, 300 में आपने 306 आपको मिले, अब आप 400 लेके क्या करेंगे? अच्छा, इनके यहाँ पर कई बीजेपी के लीडर्स हैं, अगर आप बोलते तो मैं भिजा दूंगा आपको, जिनके स्टेटमेंट्स हैं आरएसएस से वो लोग वाबस्ता हैं, है बीजेपी में, बोले कि 400 लेकर आओ, संविधान हम बदलेंगे, 400 लेकर आओ, सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक्ट ख़त्म हो जाएगा, 400 लेकर आओ, हम ये कर देंगे। बात तो लिस्ट बनाकर हैदराबाद में ये लोग पॉम्फलेट्स बांट रहे हैं। आप बिहार में लड़ रहे हैं, बिहार में अगर आप अपने अनुयायी जो हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, आप उनको बोलें कि हम 20 लड़ेंगे इस बार, अगर उससे बोले 20 क्यों लड़ेंगे आप, क्यों लड़ना चाहते हैं आप? कोई टारगेट अगर आप रखना चाहते हैं अपने लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रखे तो। असदुद्दीन ओवैसी के 20 या 100 लड़ने में और मोदी के 400 पार में बहुत फर्क है। क्यों आप फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं? बिल्कुल फियर मॉन्गरिंग नहीं है ये सच्चाई पर मुबन्नी है। 400 पार का मतलब ये है, मोदी कोई हवा थोड़ी ना है कि अगर मोदी जीत जाएगा तो मोदी को नहीं जीतने देना, वही आपने कर दी ना बात। फिर सवाल उसका नहीं, तो देश की जनता डिसाइड करेगी कोई जीतेगा नहीं जीतेगा, मगर 400 पार का मतलब ये एक मैसेज पूरे देश में जा चुका है। तो अगर असद साहब अगर 400 जीते हैं तो अमन कायम रहेगा, अगर मोदी जी 400 जीते तो अमन नहीं रहेगा। असद साहब की दौड़ मस्जिद तक ही है। असद साहब को कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का ना मैं ख्वाब देखता हूँ, मुझे अपने नहीं, मुझे अपने लिमिटेशंस मालूम। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनली कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप बैरिस्टर हो के आप ये कैसे कह रहे हैं कि मुझे लिमिट पता है? पर्सनली आप इतने विक्टिम मेंटालिटी मत कीजिए असद साहब। बिल्कुल नहीं, मैं पर्सनली, मेरा एम्बिशन नहीं है कि मैं जाकर यहाँ पे राष्ट्रपति बन चुके हैं मुसलमान इस मुल्क में। बिल्कुल सही है, मैं उसकी बात नहीं कर तो रहा। आप भी बन सकते हैं। मुझे नहीं शौक है बनने का, शौक नहीं है मुझे, ना मेरी इच्छा है, ना मेरा इंटेंशन है। मैं लकीर का फकीर हूँ, उसमें खुश हूँ। मैं मेरी गरीबी में शाही है, बहुत खुश हूँ उसमें, मगर नहीं, अल्लाह मुझे भी कोई ऐसे गरीब बनाए जैसे आप है। बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं। गरीब का मतलब ये है कि गरीबी का मतलब मुफलिसी नहीं है, गरीबी का मतलब ये है कि आप जिस हाल में रहें खुश रहें। अब ज़्यादा आप जो लोग एक्साइटमेंट हो जाते हैं, हिरस करते हैं, वो परेशानी का बायस बन जाता है। मगर ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये संविधान को ख़तरा यकीनन है, यकीनन है, बोल रहा हूँ मैं आपको। ये आरएसएस की थ्योरी ऑफ कन्फ्यूजन है ये। अच्छा, मुझे क्यों नहीं डर लगता, और देश के इतने लोगों को क्यों नहीं डर लगता? मैं कोई बीजेपी लीनिंग नहीं हूँ, चाहे जो लोग कहें, पर मुझे डर नहीं लग रहा। लेकिन आप जैसे लोग बहुत से हैं, चाहे खरगे साहब हो, चाहे आप हो, चाहे राहुल गांधी हो,
कहीं आपको कोई साया नजर आ रहा है कि संविधान बदल रहा है? बस पहले कुछ तो ही आप दिनों मुझे में, उनसे क्यों मिला रहे हैं आप? मेरी क्योंकि समझ- वो भी वही कह रहे हैं। अरे मेरा ताल्लुक उनसे नहीं है, मेरे एक अलग पॉलिटिकल चलिए, आप इंडिया अलायंस में नहीं है, पर आपके स्टेटमेंट्स बिल्कुल राहुल गांधी से मिलते जुलते हैं। ना मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, और वो लोग तो मुझे क्या क्या बोलते सारी दुनिया जानती है। मैं तो फंसा हुआ हूँ इन दोनों में, कभी इनके लिए बुरा कभी उनके लिए बुरा। मगर 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है, ये यकीनन बात है। आपको महसूस नहीं हो रहा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी हमारे साथ उन इलाकों में चलिए, चलकर उन दलितों से पूछिए, उन अम्बेडकराइट से पूछिए, या फिर वो लोग जो संविधान से मोहब्बत करते हैं, उनमें उनको ये दिख रहा है। और आप पॉम्फलेट्स बांट रहे हैं आरएसएस वाले, उनके जिम्मेदार लोग पूरे पेपर्स बांट रहे हैं कि क्या, कि संविधान बदलेंगे? 400 लाइए संविधान बदलेंगे, 400 लाइए आरक्षण खत्म हो और ये जाएगा। आपको कैसे पता कि आरएसएस के पैम्फलेट्स हैं या फिर कोई जितने mischievous elements हैं नहीं, जान नहीं, के? नहीं, 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 जो चेहरे जो जाकर ये काम करते हैं ना, हम चेहरों को जानते हैं। ये कोई छोटा मोटा जो उठ के कोई खड़ा कर दिया पैसे दे के नहीं है, ये हो रहा है डिस्कशन, ये ग्राउंड पे डिस्कशन हो रहा है, ये बिल्कुल है। ये जो मीम भीम का जो कॉम्बिनेशन बना है, आप कह रहे हैं दलित भी डर रहा है, मुसलमान भी डर रहा है। कई ऐसे मुसलमान हैं जो पसमंदा मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि ये जो डर बिठा रहे हैं, ये अशरफी मुसलमान बिठा रहे हैं, जिनको अभी तक फ़ायदा मिला है विद रिजर्वेशंस, विद द पॉलिटिकल सिस्टम। ये हमारे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमान जो है, जो रूलर क्लास मुसलमान का था, 500 साल इस मुल्क पे राज किया है, वो क्यों मिलेगा दलितों के साथ? तो वो दे आर सीइंग इट डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ये तो बहुत अच्छा है ना। अगर आपकी बात सच है तो मोदी जी को चाहिए कि उनको दलित स्टेटस दे दें। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आप अमेंड कर दीजिए, दे दीजिए ना। दलित क्रिश्चियंस है, दलित मुसलमान है। अगर ये बात सच है तो मोदी जी की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में गया था, वहाँ पर जो अंसारी बुनकर लोग हैं, उन अगर कोई मर जाता है तो उनके पिता के नाम का इलेक्ट्रिक मीटर बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होता। बिजली का रेट आप आसमानों को छू रहा है उन लोगों के। कई बुनकर छोड़ के चले गए बनारस को। अच्छा, एक बुनकर को टिकट दे देते, चलिए एक पसमानदा को आप टिकट दे देते, एक को देते ऐसे पार्लियामेंट का टिकट यूपी से। आप टिकट ही नहीं देंगे और आप बातें करेंगे। अच्छा, ये जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मैं इस पे आ जाऊँ एक मिनट, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो आपने 9th क्लास से उसको शुरू कर दी, 6-7 से बंद करके, कौन सबसे आउट ऑफ स्कूल है? यही पसमानदा लोग हैं। जितनों के आपने मॉब लिंचिंग की, मरने वाले पसमानदा हैं। जितनों का घर आपने तोड़ा बुलडोजर के, वो पसमानदा हैं। 80% पसमंदा है। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि जब आप बोल तो रहे, गरीब तो पसमंदा ही हुआ। अरे आप जब सरकार जब बोल रही है तो भैया फॉलो अप तो करिए। ठीक है, अब मैं टिकट पे आ जाती हूँ। मैंने कई बीजेपी वालों से यही सवाल किया कि आप टिकट क्यों नहीं देते? फिर मुसलमानों को ना टिकट देते हैं, ना आपके कैबिनेट में शामिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहीं पे भी मुसलमान नहीं है। ये भी मैंने पूछा, मैंने कहा टिकट क्यों नहीं देते? अगर टिकट, वो कहते हैं अगर टिकट हम दे भी दें तो मुस्लिम समुदाय हमें वोट नहीं देती, चाहे जो मर्जी हम करें, वोटिंग के मामले में वो नहीं देगी। हमें अपने घर बुलाएगी, दावत देंगे, मिलेंगे जुलेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे। वोट हमारे फेवर में नहीं जाएगा अभी। लेकिन बाद में जब वो बेनिफिट्स आ जाती हैं, चाहे चूल्हा आ जाए, चाहे इज़्ज़त घर बन जाए, चाहे मकान बन जाए, जब वो बेनिफिट्स आ जाएंगे, उसके बाद इट विल टेक अ कपल ऑफ इलेक्शंस जब हमें वोट पड़ेंगे। वो तब तक हम सीट क्यों दें? क्योंकि सीट देने का मतलब है गिविंग अवे समथिंग विच यू कैन। तो ये टोकनिज्म हो जाता है। सो दे डोंट वांट टू डू इट। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, उन्होंने जवाब क्या दिया। दूसरा, जब पसमंदा की बात हो रही है, आपका एक कोट है 9 महीने मैंने पहले आपने कहा पसमंदा मुस्लिम इज़ अ ट्वीट था, इज़ अ जुमला, दे मस्ट बी इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉयड। क्यों? नहीं, आप गलत ट्वीट पढ़ रहे हैं, मेरा नहीं है। मैंने कहा कि पसमानदा के बारे में सिर्फ जुमला है। वो जो बीजेपी जो बोलती है पसमानदा एक जुमला है। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आप उसको अमेंड कर दीजिए, उसमें ऐड कर लीजिए दलित मुस्लिम, दे दीजिए ना। आपको टिकट देने की जरूरत भी नहीं है। जब आप उनको दलित स्टेटस दे देंगे, वो खुद चुनाव लड़ लेंगे। अंबेडकर हिमसेल्फ वाज अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट रिलीजियस कोटा in reservations.
अंबेडकर को ये लोग बीजेपी वाले जो है पाकिस्तान के अंबेडकर खिलाफ थे, और अंबेडकर को ये इस तरह से पेश करते कि अंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे। अंबेडकर पाकिस्तान के क्रिएशन के खिलाफ थे, वो फैक्ट है। अच्छा, ये बात सुन लीजिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम बाद में देंगे, भाई कश्मीर में आप दे देते ना किसी मुसलमान टिकट। कश्मीर, अरे आपने वैली में एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, गुज्जर बकरा वाला दे देते, आप उनको दे दे टिकट आप। चलिए वो भी तो है आपके, आपने उनको रिजर्वेशन दे दिया है, दे देते उनको आप वैली से, आप नहीं देते। पर किसी भी पार्टी में कोई भी नहीं देता ना। आप देखिए 17 लोकसभा, आउट ऑफ 25 मुस्लिम MPs 18 वर अशरफ्स, 7 वर पसमंदास, तो आप दे दीजिए, बाकी लोग भी देते हैं। अख्तर उल ईमान को दिए हैं। हाउ मेनी आर यू गिविंग? नहीं, देखिए हम तो 3 लड़ रहे हैं, जिसमें अख्तर उल ईमान जो है वो सुरजापुरी बरादरी से ताल्लुक़ है उनका, और भी बिहार में देंगे, दे रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि जब आप एक पसमानदा की बात आप कर रहे हैं, तो जितना स्कॉलरशिप के फ़ीस आपने ख़त्म कर दिए, कम कर दिए, स्पेंड नहीं करे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो पसमानदा पर ही पड़ रहा है ना। आपको नज़र नहीं आ रहा वो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन आपने बंद कर दिया, जिसमें कई पसमानदा बोलिए जो पढ़ते थे, आप फेलोशिप करते थे, MPhil करते थे, आपने बंद कर कि दिया। सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए दिया जाएगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज व्हाट क्या- इज बीइंग क्या- सेड। क्या? जो स्कॉलरशिप्स होंगे नहीं। वो सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे नहीं। मैं बात कर रहा हूँ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, माइनॉरिटीज़ में, मुसलमानों में पसमानदा भी हैं, उनको आप दे देते ना। और ये तो एम्पिरिकल एविडेंस है कि सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मुसलमानों के हैं, उसमें OBC मुसलमान ज़्यादा हैं। आप ख़त्म ही कर दे रहे हो उसको, आप दे ही नहीं रहे हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ बनारस की, ये हमारे जो अंसारी भाई हैं, बुनकर हैं, बताइए, आप पूछ लीजिए क्या बुरा हाल है उनका वहाँ पर। और आप बोलते हैं सारी दुनिया में बाजा बजाते हैं। चाहे जितना भी मॉब लिंचिंग हो रही है, गोश्त के नाम पे मारा जा रहा है, बुलडोज़र से घर तोड़े, पूरे पसमानदा हैं। बीजेपी ये समझ क्या रही कि आप ये हरकतें कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम लोग, दुनिया नहीं देख रही है, दुनिया देख रही है। और बीजेपी ये समझ रहे कि नहीं उनको ऐसा कहते। भाई दारुल देवबंद जो इस्लामिक सबसे बड़ा इस्लामिक सेमिनरी है, वहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो पसमानदा हैं, अंसारी हैं, वो सबसे बड़ा इस्लामिक सेमिनरी है हमारे देश का। और फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे नहीं। वो अगर वो उस पोस्ट पर बैठे हैं, उस पोस्ट पर बैठकर फतवा देते हैं, वहाँ उसके जिम्मेदार हैं, आप अंदाजा लगाइए क्या है फिर वो, हर जगह पर है। तो इफ दे आर एम्पावर्ड देन व्हाई? No. See, it is not a question of they are empowered. When BJP says that इनको मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा कर रहे हैं, बड़े हमदर्दी करने की कोशिश बताते मतलब हमदर्दी ना करें। हैं। हमदर्दी क्या कर रहे हैं? आप तो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। आपको जो करना था आप नहीं कर पा रहे हैं। अब वो कह रहे अच्छा, हैं मदरसे आपने यूपी में बंद करवा दिए, मदरसों के टीचर्स की तनख्वाह आप नहीं देते हैं। कौन पढ़ता है उन गरीबों के मदरसे में? गरीबी तो पढ़ता है ना। क्योंकि अब वो स्कूल बनाना चाहते हैं। कहाँ? नहीं, कोई स्कूल नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे लाना पड़ा। आप जो ग्राउंड पर एक्शन ले रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो तो वो हिमंता शर्मा ने भी यहाँ आके कहा था तेलंगाना में। हेमंत बिस्व शर्मा ने तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मदरसों को तोड़ दिया पूरा उसने। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो गांव वाले हैं उन्होंने खुद कहा कि अच्छा किया आपने तोड़ झूठ, दिया, बिल्कुल क्योंकि झूठ। यहाँ पर पढ़ाई का काम नहीं हो रहा झूठ, था। बिल्कुल झूठ कह रहे हैं वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन्होंने उनको तोड़ दिया। भाई मदरसे में कौन पढ़ता है? एक मौलाना बनेगा, आलिम बनेगा, मुफ्ती बनेगा, मुहद्दिस बनेगा, वो बनेंगे। आपको उससे तकलीफ क्या हो रही है? अच्छा, आपको डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अरे आप स्कूल ही नहीं खोलते ना, आप तो स्कूल ही नहीं खोलते। कम से कम तेलंगाना में तो हमने टेमरिस के तहत कई स्कूल्स खोल दिए। ये जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे स्कूल है, बिल्कुल ठीक है। आपने यहाँ पे मदरसा तो नहीं बनाया ना, आपने स्कूल बनाया। नहीं, बिल्कुल सही है, मदरसा नहीं बन। यही तो सच्चर कमेटी ने कहा कि मदरसा में पढ़ने वाले सिर्फ 3% मुसलमानों के बच्चे हैं, और इसलिए पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोलती। तो फिर कोई क्या तो प्रॉब्लम? गवर्नमेंट स्कूल, अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने कितने स्कूल खोले 10 साल में? रिकॉर्ड दे दीजिए। चलिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर्स का प्रोग्राम है, उसमें स्कूल खोलना है, हॉस्टल खोलना है। आपको 2022 बजट की बात कर रहा हूँ, 40% पैसा रिलीज नहीं करे आपने, जिसमें स्कूल बनते थे, उसमें हॉस्टल बनते थे।
आपने खोला ही नहीं, आपने बनाया ही नहीं। असद साहब, अगर 10 साल में अगर देश का गरीब चाहे दलित हो या मुसलमान हो, अगर वो इतना नाखुश है मोदी जी से, तो क्यों बीजेपी बार बार जीतती है? देखिए, क्यों हर राज्य में जीतती है? क्यों जीत- सेंट्रल इलेक्शन भी जीतती है? क्योंकि उसका गरीब के पास क्या है? टू प्रोटेस्ट वोट है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि फलां मिल रहा है, वो सब तो नहीं है ना। तो अगर किसी पे विश्वास करना है, किसी पे भरोसा करना है, तो कर तो रहे वो बीजेपी पे, है कि नहीं? इलेक्शन वो आपके पास तो नहीं आ रहे ना साहब। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना जी, और ये जो नाइंसाफ़ी आप जो दोनों के एक साथ मिला रहे हैं, इलेक्शन लड़ने का जो मामला है, मुझे भी आप 8,000 करोड़ दिला दीजिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में। नहीं, मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के पहले की बात कर रही हूं। ना, बिल्कुल नहीं। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। इलेक्शन अगर आप बात कर रहे हैं तो मुसलमान जिता दीजिए ना, चलिए। अगर आप ये कह रहे चलिए, हैं मैं यूपी चलती हूँ। मैंने यूपी में भी कवर किया हुआ है, हर इलेक्शन पे कवर अभी करती हूँ। आपने कहा- जहाँ मुलायम सिंह जी भी लड़ रहे थे, उससे पहले भी गई हूँ जब मायावती जी लड़ रही थी, तो वहाँ पे कोई पैसा इतना खर्च नहीं होता जितना तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका में जितना पैसा खर्च होता है ना, वहाँ पे नहीं होता। 1/3 भी खर्च नहीं होता वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो या उड़ीसा चले जाइए, वहाँ पे भी जब आप लड़ रहे होते, गांव-गांव में जाइए, इतनी गुर्बत है, फिर भी वो वोट से ही सरकार गिराते हैं, बनाते हैं। तो अगर वो सरकार गिरा बना रहे हैं ना, तो वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं बना रहे, गिरा रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर ये आप समझ रहे हैं कि भाई बीजेपी इलेक्शन जीत रही है, तो फिर आप हम मुसलमानों को दे के जिता लीजिए ना, हमारे खिलाफ दे देते आप, चलिए। क्या दे देती? मुसलमान टिकट दे देते आप, जिता देते यहाँ पर वही तो मैं आपको नहीं कहूँ। अब ये नहीं भैया, आप दे देते ना। जब आपको इतना इत्तेमाद है बीजेपी को कि हमने सब कर दिया, फुला कर दिया, आसमान से तारे तोड़ कर ला के दे दिए, क्या आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपके तो मिनिस्ट्री का ये डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी है। हर समाज भारत में जो उनके दादा जो तनख्वाह थी उससे बढ़ के कमा, सिवाय मुसलमान के। सर, आपने कुछ नहीं किया। आप जब आप यहाँ से जाएंगे उत्तर प्रदेश, जब यहाँ से उत्तर प्रदेश से आप जाएंगे बिहार, जब बिहार से आप जाएंगे महाराष्ट्र अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, आप वहाँ जाएंगे, एयरपोर्ट से ही तो जा रहे हैं ना। तो ये जो एयरपोर्ट्स बनाए इतने सारे पिछले 10 साल में, उससे पहले आप 10 साल देखिए नहीं बने। जब आप रोड्स पे जाएंगे तो गडकरी जी जो हैं उन्होंने बनाए ना हाईवे। नहीं मैडम, ये बात बिल्कुल गलत है कि जब आप अगर नहीं 2014 से पहले एयरपोर्ट नहीं थे, क्या मतलब? नहीं, इतने तो थे नहीं ना। बिल्कुल थे, इतने तो नहीं थे। आपने उसको अपग्रेड किया होगा। एक बात है, मोदी जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले को मैंने हवाई जहाज पर बिठा दिया, कहते हैं ना जी। आपने हवाई जहाज के एयरपोर्ट को ही दे दिया सब लोगों को, है ही नहीं। अब सब चीज आपने दे दिया। क्या दे दिया? किसको दिया? भारतीयों को ही तो दिया। अरे किसको? अरे भाई सरकार क्यों नहीं चलाती? चाइना को तो नहीं दिया ना। चाइना तो नहीं, चाइना को 2000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिए डेपसांग डेमचौक में, और खुद वहाँ की आपने आप चाइना लेके लद्दाख के एसपी ने डीजीपी वापस आइए, मैं भाग नहीं रहा हूँ। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम नहीं जा सकते। रोड पहले भी बन रहे थे मैडम, आज भी बन रहे हैं। नहीं, पहले नहीं बन रहे थे। क्या बात? नहीं बन रहे थे। जब हम एक जगह से दूसरी जगह, मैं महिला पत्रकार हूँ, जब 4-5 घंटे हमको जाना पड़ता था ना इलेक्शन कवरेज करने के लिए, एक जगह रुक नहीं सकते थे हम। ना कोई बाथरूम होता था, ना कोई होटल है जो साफ सुथरा हो जहाँ पे हम जा सके, जहाँ पे कोई लेडी महफूज है, वापस बाहर निकल सकती है, वो नहीं है। ऐसा नहीं मैंने मानता है। अरे आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप एक तो महिला नहीं है और आप एक पत्रकार नहीं है। आपके आगे पीछे कॉन्वॉय होता है। नहीं कॉन्वॉय नहीं होता। हाँ, कभी कभी आप मोटरसाइकिल में भी जा सकते हैं। जितना मैं गाड़ी में फिरता हूँ पूरे भारत में, मैं उन पॉलिटिशियन तरह हेलीकॉप्टर से गए, प्लेन में बैठे, मैं गाड़ी में इतना फिरता हूँ, देखता हूँ। अच्छा, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लीजिए, अमेठी या रायबरेली, कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, आप देखिए लखनऊ से अमेठी आज भी कहीं पे कोई रुक नहीं सकता। नहीं ठीक है, वो मैं मान रहा हूँ। वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं आप भुवनेश्वर से केंद्रपाड़ा देख लीजिए, उनका वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप वहाँ देख लीजिए, नवीन बाबू जो हैं वो ही इज अ रिपीट
चीफ मिनिस्टर, नहीं, मगर कहीं उनका आप रुक नहीं सकते आप? उनका जो गवर्नेंस है, जो उनकी लास्ट माइल डिलीवरी है, जो गरीबों को वो, और ख़ास तौर से साइक्लोन जब आते हैं, वो ठीक है। आदमी तो माहिर है उसमें। मतलब वो बिहार और उड़ीसा एक टाइम पे एक वन लेवल पे होता था और उड़ीसा आगे निकल गया। बिहार अभी भी एरिया ऑफ डार्कनेस रह गया है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ चीफ मिनिस्टर रनिंग फॉर पता नहीं कितने टर्म्स विद बीजेपी सपोर्ट। अब जाके नहीं बीजेपी नहीं, अरे पहले बने अजी, बीजेपी सपोर्ट से। जैनिए, पहले नीतीश कुमार बने बीजेपी सपोर्ट से, फिर छोड़े, फिर मोदी के साथ नहीं आए। नहीं, आपके वो अरे चहीता लालू जी भी तो हैं वहाँ पे। नहीं, वो मेरे चहीते नहीं है। मेरे लिए उन सब लोग मुझे पसंद नहीं करते, मगर नीतीश कुमार बने पहले बीजेपी सपोर्ट से। अच्छा, उनकी हिस्ट्री में अगर जाएं तो फिर नहीं, अगले आधे घंटे हम यही बात करते रहेंगे। वो बने बीजेपी के सपोर्ट से, और उनको मिला बीजेपी का सपोर्ट पूरा। मोदी जी ने जाकर कहा कि कितना कहा, 60,000 वो सब दे दूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं हुआ बिहार में। प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर आजकल बहुत चर्चा चल रही है, जब से सैम पिट्रोडा ने कहा, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात चल रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो उठा के लोगों ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है रीडिस्ट्रीब्यूशन, पर बयान पे बयान आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। उसके बाद कुछ ये भी बात चल रही है कि व्हाट डज इट इम्पैक्ट ऑन माइनॉरिटीज़। अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर यूसीसी आ जाता है और सिंगल लॉ आ जाता है ऑन इनहेरिटेंस, मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, पहले तो एक कांग्रेस पार्टी क्या, मैं नहीं बोल सकता, ये तो कांग्रेस पार्टी खुद बोलेगी। नहीं, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एंड इनहेरिटेंस राइट्स हमारे संविधान में आर्टिकल 39 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, 39A, B एंड C, जिसमें यह कहा गया कि देश के रिसोर्सेज को देशवासियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं बीजेपी से एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि भाई 1% लोगों के पास 40% दौलत कैसे आ गई? 1% लोगों के पास 40% दौलत, 5% लोगों के पास 60% दौलत कैसे आ गई? क्या ये आर्टिकल 39A, B एंड C का वायलेशन नहीं है? अब रहा सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो उत्तराखंड में बीजेपी ने नाफिद किया कानून बनाकर, असेंबली में वॉइस वोट से पास हुआ, तो कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया उसको। अब उत्तराखंड में ये बोलते हैं कि मुसलमान की जो शादी होती है वो निकाह से होती है। काजी साहब आते हैं, खुतबा देते हैं, विटनेस होता है और महर होता है जो दुल्हन को दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि नहीं होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होगी मेरी। ये क्या है? ये उस लॉ में कह रहे हैं आप मेरी शादी नहीं होगी तो स्पेशल मैरिज में एक्ट होगी। क्यों होगी भाई? इतना प्रोग्रेसिव एक्ट है। कैसा, क्या प्रोग्रेसिव है? आप मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो फंडामेंटल राइट है, मेरी शादी होती नहीं बगैर निकाह के, तो निकाह भी कर लीजिए। कैसा करेंगे आप? तो बोल दिए नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होगी। जो दुल्हन को महर मिलता है आप उसको निकाल दिए। नहीं, उसको भी डाल अच्छा, दीजिए। नहीं, प्राइवेटली आप कर लीजिए। नहीं, प्राइवेटली कैसा करेंगे? प्राइवेटली कर ही नहीं सकते। आप तो कह दिए कि जो वायलेशन करेगा जेल जाएगा, उसका उसमें लिखा है प्रोविजन। नहीं, बाद में कर लीजिए। नहीं होगा ना। आप जब उत्तराखंड में ये उसकी सैंक्टिटी तो हटती नहीं है, क्योंकि वो रिलीजियस नहीं, आप पूरा एक्ट देख लीजिए। उस एक्ट में कह रहे हैं कि अगर आप इससे हट के कुछ करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मैं डिवोर्स अपने तरीके से दूंगा, आपके तरीके से क्यों दूंगा भाई? आप अपने मॉरल्स मुझ पर क्यों थोपेंगे? ये कौन सी बात है कि भाई मेरा तरीका अच्छा? प्रोग्रेसिव मॉरल्स नहीं, प्रोग्रेसिव सवाल प्रोग्रेसिव का नहीं है। सवाल ये है कि आपको किसने राइट दिया कि आप प्रोग्रेसिव है और मैं अगर एक ही लॉ पूरे मुल्क में हो जाता है सबके लिए? नहीं हो सकता। हिंदू समाज को ही नुकसान होगा। दया भागा कोई बोलेगा दया भागा स्कूल ऑफ थॉट हो, कोई बोलेगा मिथाक्षरा स्कूल ऑफ थॉट हो। कैसा करेंगे आप? इस देश की खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी है। और अच्छा भाई, आप ये इस पर क्यों नहीं बोलते कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदू समाज को क्यों दिया जा रहा है भाई? इस पर तो बातचीत करिए। अभी डेटा आया गवर्नमेंट का, 2 साल पहले 1400-1800 करोड़ रुपए चले गए। आप कर रहे हैं। अच्छा, हर लॉ जो पास होता है उसमें आप कहते हैं कि हिंदू कल्चर विल बी प्रोटेक्टेड। ये कैसा होगा? एक्सेप्शन आप क्रिएट कर रहे हैं। आप कानून बना रहे हैं मगर आप कह रहे हैं एक्सेप्शन इसका ये है। ये क्या बात है? अच्छा, मैं सिर्फ वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू कि अगर एक हिंदू लड़का एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही हो सकता है। इट इज़ नॉट अदरवाइज वैलिड। तो एक स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत करता है, उसके बाद चर्च में भी शादी हो जाती है, उसके बाद आप 7 फेरे भी ले लेते हैं वैदिक राइट्स के थ्रू।
अब वो वैदिक राइट्स को रिजेक्ट तो नहीं होता ना, वो चर्च वेडिंग रिजेक्ट हो जाता है, चर्च में ना भी हो, क्योंकि पास्टर कहता है कि मैं चर्च नहीं, मैं बाहर कर लेते नहीं हैं। मैडम, एक मिनट, वो लॉ ये कह रहा है कि हिंदू लड़का या हिंदू लड़की किसी क्रिश्चियन से शादी करेगी तो पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा डीएम साहब से, नंबर 1। आप होते कौन है भाई मेरे घर में झांकने वाले? मैं परमिशन डीएम से लूंगा, डीएम साहब एग्जामिन करेंगे कि उसका मेंटल स्टेट कैसा है, वो सही है या नहीं है। आप होते कौन है? वो तो होगा ही नहीं ना। स्पेशल मैरिज एक्ट तो बाद में है। इंटर रिलीजियस मैरिज पे आपने बैन लगा दिया पूरे बीजेपी रूल स्टेट्स में। ये तो हम कह रहे हैं बैन कहाँ है? बिल्कुल बैन है, नहीं है, बिल्कुल है। इंफॉर्मेशन देना होता है। क्यों देंगे? बिकॉज ऑफ अरे द इंसिडेंट्स ऑफ लव जिहाद। no. यू आर सेइंग कि लव जिहाद है ही नहीं। अच्छा एक बात सुनिए, अभी जो नेहा वाला किस्सा, नहीं सुनिए, कर्नाटका में जो ये इस कमबख्त लड़के ने किया हरकत, नेहा हीरामत, हाँ, ये क्या है वो जो भी इसका नाम है, उसका वो कॉर्पोरेटर की जो बेटी थी रेवन्ना, जो तो उससे पहले तो नेहा हीरामत हुआ था। वो ठीक है। ऐसे कई इंसिडेंट हैं, सवाल ये पैदा होता कि भाई आप होते कौन हैं? आप जब मुझे एडल्ट राइट मेरे को है कि 18 साल में 21 साल में लड़की शादी करेगी, उसका राइट है, वो शराब पी सकती नहीं पी सकती, लिव इन रिलेशनशिप अलाउ कर रहे हैं। आप कौन होते कि आपसे जाके परमिशन? आप मेरे बाप हैं, आप मेरे माँ हैं, कि हम आपसे आके पूछेंगे? अब कल आप बोलेंगे आप वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। वो जो उत्तराखंड का मॉडल है बड़ा ख़तरनाक मॉडल है, बड़ा ख़तरनाक मॉडल है वो। अब उसमें जो सो कॉल्ड जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो खुद चीखे मार रहे हैं। आप गए कोर्ट? कौन? मुसलमान समुदाय जा रहे हैं, जिम्मेदार लोग जो हम जानते हैं जा रहे हैं, वो बिल्कुल जा रहे हैं कोर्ट को, उसके खिलाफ वो गलत लॉ है। आप क्यों नहीं जा रहे? अरे यू योरसेल्फ आर अ लॉयर। नो, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेहतर तरीके से जानते, इसीलिए तो आपको बीटिंग कहा जाता है ना। नहीं, अब वो ठीक है। मैं जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा खबर में, उस वक्त भी लोग पुकारेंगे जा रहा है देखो जनाजा बी टीम का, तो मैं क्या करूंगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं पुकारते रहते ना मैडम, आपको पुकारते हैं, मुझे पुकारते हैं तो क्या करेंगे? अब कितनों के पुकार को पलट कर देखेंगे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। मगर सच्चाई उत्तराखंड के लॉ की ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के रिलीजियस स्ट्रक्चर को, रिलीजियस सिस्टम से दूर करने का एक तरीक़ा है। अरे भाई आप हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट नहीं देना चाह रहे, आप मुझे बोल रहे कि डिवोर्स का तरीक़ा हमारा अच्छा है आपका ख़राब है। कैसे ख़राब है भाई? आप होते कौन डिसाइड करने वाले उसको? मैं अपनी बेटी की शादी निकाह से नहीं करूंगा, स्पेशल मैरिज एक्ट से करूंगा। मैं पूरे लव जिहाद के नाम पर आपने लॉज बना दिए। क्या बना दिया आपने? ये सब आप कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रिपल तलाक क्या वाज इट प्रोग्रेसिव एक्ट? और जो नया तलाक का रूल आया है दैट इज रिग्रेसिव। यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, यू टेल मी योरसेल्फ। नहीं, ट्रिपल तलाक मैं अभी मैं आपको ये देख के कोई वोट आप नहीं, ट्रिपल तलाक आप इलेक्शन का बिल सोच के मत करिए। मैं इलेक्शन को सामने रख के बोल रहा हूँ। ट्रिपल तलाक अगर कोई मुसलमान देता है वो गुनाह है, वो गुनाह है। वो सुनिए, सवाल ये पैदा होता है कि जब वो गुनाह है तो मोदी जी ने लॉ ऐसा बना दिया कि शादी भी नहीं टूटती है और जेल को भी जाएगा। अबैंडनमेंट का ये आपने कहा था। नहीं, अबैंडनमेंट तो अब बढ़ चुका है। अभी क्या हो रहा है पूरे इंडिया में, ये ट्रिपल तलाक कानून बनने के बाद अबैंडनमेंट बढ़ रहा है। आप कैसे अबैंडनमेंट पे कानून बनाइए? अच्छा साहब, जब रेप लॉ को बहुत स्ट्रांग बनाया था तब भी बहुत से लोग कह रहे थे इससे क्या होगा, जब बिकॉज देयर वाज कैपिटल पनिशमेंट, दे सेड कि अब क्या होगा दैट बिकॉज यू पुट कैपिटल पनिशमेंट नोबडी इज गोइंग टू कम एंड दे आर नॉट गोइंग टू लीव द विक्टिम। रेप करके वो मार देंगे क्योंकि दे आर स्कैर्ड दैट दे विल बी कॉट। सो इंसिडेंट्स ऑफ मर्डर पोस्ट रेप विल इंक्रीज। इसका क्या मतलब है? कानून को स्ट्रांग ना बनाया जाए? कानून को आप देखिए, कानून को स्ट्रांग अब ऐसा नहीं बना सकते ना। आप क्राइम कैसे फाइट करेंगे अगर कानून स्ट्रांग? हम तो कह रहे हैं जब क्राइम, आप कह रहे हैं क्राइम कह रहे हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं कि क्राइम हुआ ही नहीं, क्राइम हुआ ही नहीं। जब क्राइम नहीं हो तो सजा कैसे देंगे मुझे आप? सजा क्यों दे रहे हैं मेरे को आप? अच्छा, उसमें सजा जो है 2 साल 3 साल सजा सिर्फ मुसलमान को है, दूसरे रिलीजन के वालों को तो 1 साल सजा है। तो ट्रिपल तलाक कानून तो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जा रहा है, उनको कमज़ोर कर रहा है। अच्छा साहब, मैं वापस चुनाव पे आ जाती हूँ। आपको देयर इज़ अ वीडियो विच हैज़ कम आउट विच शोज़ दैट यू हैव गॉन टू टेम्पल मैनेजमेंट कमिटीज़ एंड यू लोग आपको शॉल दे रहे हैं।
नॉन मुस्लिम्स आपको वेलकम कर रहे हैं, क्या आपने ये पहले इलेक्शंस में किया और इज इट द माधवी इफेक्ट? आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा नहीं मालूम। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक 400 साल पुरानी मंदिर है। एक राइट टू इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, उनका परिवार उसको देखता है पूरा। वो मेरे पास आए थे कि उस साहब ये करना है काम, मतलब बोलिए क्या खिदमत कर सकते हैं, बताइए हम करेंगे। अकबर लाल दरवाजे के मंदिर के लिए गवर्नमेंट से 10 करोड़ की ग्रांट का बोले, वो मंजूर है। तो टेम्पल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसको हम, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनके लिए काम नहीं करेंगे। वो आते हैं, मिलते, हमसे काम कराते। बल्कि कोविड में ये लाल दरवाजे के मंदिर के पुजारी जो थे, उनको बेड नहीं मिल रहा था, मेरे को फ़ोन किया रात में, बोला बिल्कुल हाजिर है, हम उनको इंतज़ाम किए। इंसान है ना मैडम। अकबर साहब की बात कर रहे हैं तो उसमें कहते हैं कि दिस इज अ वेरी कंप्लिसिट थिंग, आप गुड कॉप बैड कॉप करते हैं। पुराना डायलॉग है ये, तो सब बेकार बात है। गुड कॉप बैड कॉप क्या है? क्या गुड कॉप बैड कॉप? एक आदमी आप जाएंगे मंदिर, वो कहेंगे ना कुछ और। ना अकबर के कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने मंदिर के लोग आके काम कराते हैं, इतने डेवलपमेंट के काम वो करवाए। हम कैसे किसी को, हम क्यों नहीं करना चाहेंगे किसी का काम? रिलीजन अलग हो सकता है, मगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, हमारे वोटर्स हैं, हमारे को वोट दे ना दे अलग बात है, मगर काम तो करना पड़ेगा ना। एक आदमी यहाँ पर 20,000 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है, हिंदू मुसलमान किसी देख नहीं रहा है, अब उसके ऊपर भी बोलेंगे? अरे मंदिर के लोग मिलते हैं। अमित शाह गए, जिस मंदिर में अमित शाह जाकर म्यूनसिपल इलेक्शन में गए, 4 मीनार में, उसी वार्ड में हार गए वो। राजमोहन हमारा कॉर्पोरेटर चौथी मरतबा जीत गया। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्या इसमें क्या करना है? इसलिए कहते हैं, इवन माधवी जी व्हेन शी केम ऑन द शो शी सेड कि अकबर साहब आउटरीच करते हैं, दूसरी तरफ देखिए असद साहब आउटरीच करते हैं, और अकबर साहब को पूछ के देखिए वेदर ही विल डिनाई द लीनिंग्स दैट MIM एंड AIMIM के उनके जो कनेक्शंस थे रजाकार्स के साथ, वो कभी नहीं डिनाई करेंगे। वो कहेंगे कि हाँ हमारे लिंक्स हैं। नहीं, ये देखिए इनको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। जो रज़ाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आपके सामने बैठे हैं। ये हमेशा आप कहते हैं। नहीं, बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। रज़ाकार भाग गए देश को छोड़ के, हमारा रज़ाकारों से क्या लेना देना? रज़ाकार से क्या लेना देना मेरा? जब लोग इस बात करते हैं हैदराबाद के आइडियोलॉजी ऑफ रज़ाकार, जब लोग बात करते हैं पुलिस एक्शन की, तो उनको चाहिए कि नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में जाकर पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट पढ़े। पंडित सुंदरलाल उस ज़माने के बहुत बड़े नेता थे, अ मैन ऑफ ह्यूज इंटीग्रिटी। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा पढ़ तो लो, उसके बाद तुम हमको गाली दो। इस जनरल JN चौधरी साहब के एरिया में था पूरा हैदराबाद स्टेट, कोई बाहर का आदमी आ नहीं सकता था। उन्होंने पूरे हैदराबाद स्टेट में हर जगह जाकर उस रिपोर्ट को तैयार किया। उस रिपोर्ट को पढ़ लो, उसके बाद बात करो। और रज़ाकार से जोड़ना क्या मतलब हमारा? हमको क्या करना है उन लोगों से? हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उन लोगों से। हम एक पार्टी चला रहे हैं, पार्टी भारत के संविधान के ताबे है, हमारा एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है डेमोक्रेसी में, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप ले जाकर हमको कभी रज़ाकार से जोड़ते हैं, तो कभी बाबर से, तो कभी औरंगज़ेब से। अरे भाई कितनों से जोड़ेंगे हमको? ये तो सिर्फ जोड़ते रहेंगे क्या? आप जुड़ना नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं, क्यों जोड़ूंगा मैं पूछ रही हूँ। नहीं, किससे जुड़ाएंगे आप मुझे? अच्छा, अगर मैं कल खड़े हुए कहूँ कि पुष्पमित्रा संघा की औलाद है ये, अच्छा लगेगा उनको? राजा कंस जो कश्मीर के थे, जो मंदिरों को तोड़ते थे, आप उनकी औलाद हैं, बोल दूं मैं? आपने मोदी जी को जूस और हिटलर, जो हिटलर ने जूस के साथ किया, उसके साथ जोड़ा आपने? जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी, वही स्टेज पे हम हैं। मुसलमानों को क्या गैस चेंबर में डाला जा रहा है? गैस चेंबर नहीं मैडम, गैस चेंबर आखिरी लिमिट था, आखिरी स्टेप था। क्रिस्टल नाक मूवमेंट हुआ, पिक्चर्स बनना शुरू हुए, हेट स्पीचेस होते रहे, पूरा उसका तरीका है वो जो किया जा रहा है, वो बिल्कुल हुआ है। तो बीजेपी जो है गैस चेंबर्स बना रही, मतलब टॉयलेट नहीं बना रही, गैस चेंबर्स बना रही। बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र निकाल कर मुसलमान दिया जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं घुसपैठी हूं? मैं घुसपैठी हूं का बताइए? 17 करोड़ मुसलमानों को प्रधानमंत्री घुसपैठी कहते हैं।
भाई आप नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे, देश तो रहेगा ना, चुनाव हो जाएगा। आप मुझे कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करते। TFR रेट मुस्लिम महिलाओं का गिरा है, प्रधानमंत्री का खुद सरकार का डेटा है। एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतने के लिए आप पूरी माइनॉरिटीज को कह रहे हैं घुसपैठी। हिटलर भी यही कहता था, दे आर नॉट ओरिजिनल जर्मन्स। अब आप बताइए, ये जबान प्राइम मिनिस्टर को जेब देती है क्या? बोलिए। फिर आप बोलते पसमानदा, पसमानदा में घुसपैठी तो है ही नहीं है, बता दीजिए। आप मुझे कह रहे हैं कि भाई मंगलसूत्र कैसा आएगा? चलिए, मंगलसूत्र, सिर्फ मंगलसूत्र पे बात उठती है। जब बात चली थी, जब सैम पिट्रोडा ने कहा था दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और जब राहुल गांधी भी कह रहे थे दैट वी शुड डू ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट करना चाहिए हमें, पता नहीं उन्होंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया था, कुछ ऐसे ही था कि वी शुड डू एन ऑडिट टू सी, एंड उसके बाद जिसके पास पैसा है उनसे निकाल के आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आज मनीष तिवारी ने भी ये कहा है, टाइम फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मेरे को बताते थे, मुझे ताल्लुक ही नहीं है कांग्रेस अच्छा, पार्टी मैं से। सिर्फ मंगलसूत्र, मुझे ताल्लुक ही नहीं है कांग्रेस पार्टी से, मैं बोलूंगा। मैं मंगलसूत्र का आपको बताती हूँ, जहाँ तक माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज, तो जब वो काउंटर करना चाहते हैं तो वो सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि लोगों को कि मंगलसूत्र का क्या मतलब है। जैसे आपने कहा कि ट्रिपल तलाक एंड सैंक्टिटी, ठीक है। अब आप जब सपोज ही इज टॉकिंग टू एन ऑडियंस जिनको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टर्म समझ नहीं आ रहा, आप कैसे फॉरेंसिक ऑडिट, आप जो मैडम मेरा तो ताल्लुक वो ही नहीं है कैसे, कांग्रेस पार्टी ही इज टॉकिंग टू रूरल विमेन, रूरल विमेन के पास नहीं, प्रधानमंत्री को ये जेब नहीं देता। असद साहब सुनिए, नहीं, तो नहीं मैडम, मैं बेहद इज्जत करता हूँ आपकी, मगर प्रधानमंत्री कैसा बोलेंगे कि हिंदू महिलाओं के गले से तो वही तो निकाल के मुसलमान, मुझे क्यों देंगे आप? हिंदू महिला के पास क्या एसेट होता है गांव में? उसको जो स्त्री धन कहते हैं, जो वो घर से अपने अपने मायके से लेके आती है, गोल्ड। आप कांग्रेस को गाली नहीं, आप कांग्रेस को गाली दीजिए ना। प्रधानमंत्री कांग्रेस को बोले कि प्रधानमंत्री ये बोल सकते थे कि हिंदू महिला के गले से मंगलसूत्र निकालकर कांग्रेस वालों को दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। आप मुसलमान को कैसे आगे? कांग्रेस को नहीं दिया जाएगा, कांग्रेस वो निकाल के माइनॉरिटीज को बांटना चाहती है, क्योंकि माइनॉरिटीज जो है वो सबसे गरीब है। प्राइम मिनिस्टर क्यों लेके आ रहे हैं इसमें हमको? भाई आपका झगड़ा कांग्रेस पार्टी से है ना, आप मेरे प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आप खाली हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं क्या? प्रधानमंत्री तो सबके है ना। आप भाई आपको झगड़ा है राहुल गांधी से, खरगे साहब से, लड़िए, पॉलिटिकल वॉर है आपका, लड़िए। देखिए, जैसे आप यू हैव टेकन ऑफेंस टू इट ना, जब वो दलितों की बात करते हैं, क्या मायावती जी उठ के बोलती है कि हमारे बारे में क्यों बोल रहे हो? That's not the case. जिस दिन आप दलितों से कहेंगे जो गलत कहेंगे तो मायावती उठेगी, सब उठेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर को ये जेब नहीं देता कि आप ये कहें कि हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि मुसलमान सबसे गरीब है इस देश में, सबसे गरीब है। हम प्रूफ करने तैयार हैं। चलिए बीजेपी वाले बताएं कहाँ बैठना है, बैठ के बताएंगे हम। डेटा के साथ बताता हूँ मैं, पिछड़ा मुसलमान का भी डेटा बताता हूँ कि कितनी इनकम है उनकी। आपको बोलने की ये डॉग विजुअल पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है बताइए आप? मैं घुसपैठी कैसे बन गया बताइए? तो फिर कौन कर सकता है मुसलमान की बेहतरी के लिए? कौन पार्टी है, कौन आदमी है या औरत है जो कर सकता है? सवाल ये है कि आप इंक्लूसिव इंडिया की बात करेंगे या एक्सक्लूसिव इंडिया की बात करेंगे? कौन कर रहा है इंक्लूसिव इंडिया की? कहाँ कर रहे हैं? तो अब हम इलेक्शन के दौरान हम यही तो पूछ रहे हैं ना, जो भी वोट देने जाएगा, कल या परसों जो वोट देने जाएगा, उसके सामने यही तो सवाल है ना कि वो किसको वोट दे। क्या इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि प्रधानमंत्री चंद्रयान-3 को भूल गए, प्रधानमंत्री कर रहे हैं नहीं G20 को भूल गए, प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भूल गए, प्रधानमंत्री सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रहे हैं। और आप इस तरह की बात करते हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि जो मैसेज गया है भारत के मुसलमानों में, बल्कि जो मैसेज गया है सेकुलर हिंदू भाई बहनों में, और जो मैसेज गया है जो एक 8-6-7% वोटर जो बीजेपी का नहीं और मोदी को, वो बोल रहे हैं यार क्या सुन रहे हैं हम लोग? वो मुझसे कहें आकर, अरे भाई ये क्या जबान बोल दिए लोग, व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, व्हाई इज ही सो फ्रस्ट्रेटेड? आप क्या बोल रहे हैं? आप देख तो लीजिए कि आपका उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। आप कितनी उसमें लोगों में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत थी? आप कांग्रेस को बोलिए, कौन रोक रहा है आपको? आप सबको बोलिए। घुसपैठियां हैं,
कहाँ? अच्छा, पार्लियामेंट में 14 मरतबा मैडम क्वेश्चन उठाया गया, 10 साल मेरा भी क्वेश्चन था, डेटा ही नहीं है इनके पास घुसपैठी का, डेटा ही नहीं है। बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, आप ये स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं मुस्लिम महिला को आप। अब फिर आप बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र, तो ये तो कोई ज़मीन, यानी कोई रोड पर बैठने वाला भी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं तो करेगा। फिर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं हु इज अ क्वासाई हिटलर, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ज़बान जो है ना, ये जो ज़बान जो है, ये जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री, 1930 में हिटलर इस्तेमाल करता था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिटलर है या नहीं है। आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट में मैंने ये कहा कि जो हालात पैदा कर दिए गए, आप बताइए कि हर मेरा खाना खतरा, मेरा हिजाब खतरा, मेरा वजूद खतरा। भाई आप दिल्ली कैपिटल, और आप कह रहे हैं वो सारा, चाहे हिजाब हो, चाहे पोशाक हो, चाहे जो भी हो, चाहे ज़बान हो, चाहे आपका खाना हो, वो सब खतरे में मोदी की वजह से है। खतरे में नहीं, खतरा। और अगर मोदी हट जाए, खतरा नहीं, सुनिए, खतरा बना दिया गया है। मोदी हटेंगे नहीं मैडम, देखिए दुनिया में जो आए ना, आप आए, मैं सब चले जाएंगे यहाँ से, सब जाने वाले। नहीं, अभी नहीं, अब जून में अगर मोदी हट जाए तो कौन मोदी हटेंगे नहीं रहेंगे, वो देश की जनता तय करेगी कि उन्होंने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, चीन को रोक नहीं पा रहे हैं। ये सब चीजें हैं, ये सब मुद्दे हैं। मगर प्रधानमंत्री को ये जो बोला गया है, ये डेलिबरेटली उन्होंने बोल रहे हैं। अच्छा, जून 4 को अगर कोलिशन गवर्नमेंट आती है विद राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ दूध की नहीं नदियां बहेंगी क्या? नहीं, बिल्कुल फिर नहीं। क्या होगा? तो मुझे बताइए ऑप्शन क्या है ना? अगर देश की जनता नरेंद्र मोदी को हराना चाहती, तो आप और हम कौन है रोकने वाले उनको? उनका फैसला है, मानना पड़ेगा सर आंखों पे। नहीं, पर फिर तो हम जूइश डिस्क्रिमिनेशन जैसे हो रही है, आपके माथे पे क्रॉस लग जाएगा। अगर और अगली इलेक्शन में मैं आपको इंटरव्यू नहीं कर पाऊंगी। नहीं मालूम, जिंदा रहा तो कर लेंगे, आप नहीं रहा तो नहीं पर करेंगे। आप तो यही कह रहे हैं ना कि आपके घर में आके क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्रॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप जो जिस तरीके से आइडेंटिफाई कर चुके हैं हिजाब को, जिस तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कह दिया कि लोग घुसपैठी हैं, जिस तरीके से आपने कह दिया कि एक समाज की दौलत लेकर इनको दौलतमंद बनाया जाएगा, क्या बात कर रहे हैं? असद साहब, कितने मुसलमान हैं हमारे मुल्क में? वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, पूछ रही हूँ मैं। 17 करोड़ मुसलमान कम 17 है क्या? करोड़ तो प्रधानमंत्री इनको घुसपैठी बोलेंगे? तो 17 करोड़ मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के, if we don't uplift them, if we मतलब Indians, if there is no upliftment of 17 crore, can we ever become a developed economy by 2047? We are talking about a government which has systematically discriminated against every section of society, especially the Muslims and Dalits. And there is an empirical evidence of the discrimination which this government has done. आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बीजेपी का पेपर में आप कैंपेन देखिए, फोटोज देखिए, उनके 6-7 जो भी है, लफ्ज माइनॉरिटी नहीं है उसमें। मुसलमान छोड़िए, लफ्ज माइनॉरिटी नहीं है उसमें मैडम। ASHE का डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 2019 और 21 में गवर्नमेंट का डेटा ये कह रहा है 1,80,000 मुसलमानों के नाम हायर एजुकेशन से गायब हो चुके हैं। तेलंगाना राजस्थान में नहीं हुए। इसका कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और अगर कोई ANI में काम कर रहा है तो गवर्नमेंट की वजह से नहीं, उस बच्चे में काबिलियत है तो आपने उसको ले लिया। वो इंजीनियरिंग डिग्री करके आ गया, कितने पॉलिटिकल साइंस डिग्री करके आ गई। कितने 1,80,000 नाम गायब हो चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी अब कोटा होना चाहिए? आर यू सेइंग दिस? नहीं, देखिए, आप कोटे की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वो अलग बात है। आई एम आस्किंग फॉर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ना। मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं कह रहा हूं। आपको एनेक्डोटल नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं चाहिए। मैं कहां से बोलूं? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन करना छोड़ दे। डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9 से क्यों करते? आपने स्कॉलरशिप के अमाउंट को क्यों कम कर दिया? आपने मनो आज़ाद फाउंडेशन को क्यों बंद कर दिया? आप ही का पैसा आप खर्च नहीं करते हैं। 1,80,000 नाम ASHE की रिपोर्ट है, मुसलमान गायब है उसमें। ये बोल देना कि भाई प्राइवेट एंटरप्राइज जाके काम कर रहे, अलग बात है। वो भी कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, वो भी बहुत कम हो रहा है। क्यों? और वो मोदी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, अच्छा मैडम, हाँ, अब सुनिए बाप, एक यूनिवर्सिटी है यूपी में, 4 लड़के आंसर शीट का एग्जाम लिखते हैं। अरे अब आप बताइए, जय श्री राम लिख दिए, 50% मार्क्स लिख दिए। अब वो बेचारे की मौत पुकारी, मार्क्स नहीं देने उसको। जब मोदी जी सुबह शाम मुसलमान बोल रहे हैं,
तो उसका मैंने जोक बना दिया एक। वो 4 स्टूडेंट का नाम कौन है? एक मोदी है, अमित शाह है, योगी है और नड्डा है। देना पड़ा नाम, काम कुछ नहीं, 2 हमको मार्क्स। यही हाल तो करके रख दिया आप। यही तो मैं बता रहा हूं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करिए। बीजेपी सिर्फ जबानी बोलती है, मगर अब आप देखते हैं प्रैक्टिकली 5 साल में क्या हुआ है। आपने रेवंत रेड्डी को भी अटैक किया, कहा कि ये भी आरएसएस के हैं। अब चाहते कौन है आप फिर तेलंगाना में? कौन? अब चाहते कौन है? जनता ने फैसला दिया। हमने यकीनन कांग्रेस की मुखालिफत की, टीआरएस की हमने तायद की, जनता ने फैसला दिया, हम उसका एहतराम करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि चीफ मिनिस्टर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आए और आकर उन्होंने 2000 करोड़ का जो एक बचा हुआ था मेट्रो लाइन, उसका सैंक्शन किया। फिर एक एयरपोर्ट की लाइन उन्होंने उसका सैंक्शन दिया। डेवलपमेंट के काम में हम उनसे मिल रहे हैं, वो प्रोएक्टिव हैं, काम करवा रहे हैं। अब देखते हैं, अभी तो उनको 3-4 महीने हुए हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं, जो आप पिछली बार गए थे तो मुख्तार अंसारी, वो भी एक कंट्रोवर्सी हुआ कि आप वहाँ चले गए उनके घर, अफसोस जताने गए थे आप। बिल्कुल गया, कोई बुरी बात तो नहीं है। भारत के नागरिक हैं, उनके परिवार के लोग इस देश की आज़ादी में बड़ा बड़ा हिस्सा लिए, कोई बात नहीं है। जाके गया, जुडिशल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं उनको कैसे मार दिया गया, तो गया हूँ मैं जुडिशल कस्टडी। वो मार्टर हो गए, जुडिशल कस्टडी में मार दिया गया उनको। वो दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में केस डाले थे कि उनको जेल में मार देंगे, तो उनकी मौत हुई है, वाकई में जुडिशल कस्टडी में मौत हुई है। मैंने अभी एक स्टोरी की थी टू टॉक अबाउट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसा क्यों है दैट द मुस्लिम कम्युनिटी इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग अबाउट लीडर्स? हम व्हेन वी थिंक अबाउट इट, गिने चुने लोग ही हैं। देयर इज यू एंड देयर इज अबाउट अनदर 10 other people. नहीं, ये आपका क्वेश्चन ऐसे क्यों होता है? नहीं, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाई आर पॉलिटिकल पार्टीज नॉट एनकरेजिंग मुस्लिम्स टू बिकम लीडर्स व्हेन दे आर एनकरेजिंग ऑल पीपल फ्रॉम ऑल द कास्ट रिलीजन्स टू बिकम लीडर्स? आपने ये बाकियों से पूछा, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा, ममता बनर्जी से पूछा, डिड यू आस्क अखिलेश, डिड यू आस्क? Why should I ask? Because you're one of the few who has come up. It is for these political parties to realize, including Mr. Narendra Modi. अच्छा, मोदी जी को तो आप कह रहे हैं अरे हिटलर है, नहीं, तो उन्हें अलग कर देते हैं। नहीं, अब वो तो एक यूट्यूब चाहे अलग बात है, मगर 306 एमपीज लाकर आपका एक मुसलमान एमपी नहीं है, एक नहीं है। बीजेपी को नहीं, बाकी पार्टियों को अरे नहीं, आप भाई रूलिंग पार्टी आप है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहाँ गया? अच्छा, 370 का इतना बाजा बजाए मोदी जी, बहुत 370 लड़ लेते इलेक्शन भाई, कश्मीर से जीत जाते, कश्मीरी आपको दे देता, सबकी डिपॉजिट जमानत जब्त कराया था। आप लड़ ही नहीं रहे कश्मीर में, वैली में नहीं लड़ सकते। क्यों? They have not 370 हटाया, but when you have not, अरे भाई साहब, there are many areas you can't fight, right? Where? There are I many can fight areas, everywhere. but you don't, right? Because it doesn't make No, sense. no. It doesn't make electoral sense. It doesn't make financial sense. इसीलिए तो आप नहीं चाह रहे। If I tom everything, it happened because of me. और मैंने कश्मीरियों को आज़ाद कर दिया, मैंने कश्मीर में महिलाओं को राइट दे दिया, मैंने कश्मीर के दलितों को राइट दे दिया। मुझे जाके लड़ना चाहिए ना। मैंने कश्मीरियों को बॉन्डेज से निकाल दिया, कश्मीरी प्री हिस्टोरिक जमाने रहते थे, लड़ लेते चुनाव। आप अपने प्यादों को लड़ा रहे हैं वहाँ पे इलेक्शन, एक सीट तो लड़ लेते मोदी जी। तो अच्छा है ना, अगर वो नहीं लड़ रहे तो क्यों? उमर अब्दुल्ला विल विन एंड महबूबा नहीं, मुफ्ती विल विन। चलिए, आपको यू विल हैव मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन पार्लियामेंट ना। सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो स्ट्रांग है, जीतेगी, पहले भी जीती थी। सवाल ये है कि लद्दाख की सीट भी हारेंगे अब आप। तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, खुश होने का नहीं, मैं खुश तो नहीं, खुशी सब्जेक्टिव है, चीज़ है। मगर आप जब इतना बाजा बजाए पूरे देश में, भाई अमित शाह को बोलते हैं लड़ लीजिए कश्मीर, आप श्रीनगर चलिए, आपके बड़े लीडर को बोलते लड़ लीजिए, जब आपको सपोर्ट मिल रहा था। आपने ही कहा ना कि कश्मीरी हमारे साथ हैं। परसों इतना बड़ा भाषण प्रधानमंत्री को बोले, ओ बहुत भीड़ आ गई। चलिए, आप 370 को वापस लाना चाहते हैं? 370 को वापस लाना चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम पार्लियामेंट क्या करेगा। पार्लियामेंट जिस तरह से वर्क कर रही है ना मैडम, देखिए पार्लियामेंट इस तरह से वर्क कर रही है कि हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम कश्मीर के हिस्से को जो पाकिस्तान के पास है हम वापस लेंगे, हमारा हिस्सा है। हमने रेजोल्यूशन पास किया। हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था 17 दिसंबर 1992 के बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस ने किया, उसको कंडेम करते हैं। प्रधानमंत्री ने तो और एक रेजोल्यूशन ला लिया लास्ट पार्लियामेंट सेशन में 22 जनवरी का।
अब आप उस रेजोल्यूशन को बाबरी कॉन्ट्रडिक्ट मस्जिद कर रहे हैं। को बाबरी मस्जिद को रीबिल्ड करेंगे, ये नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस ही वाज अ प्राइम एक मिनिस्टर, नहीं उन्होंने कहा था पार्लियामेंट उस वक्त। ठीक है, पार्लियामेंट का जो रेजोल्यूशन था 17 दिसंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1992 का, कि वी स्ट्रांगली कंडेम Condemn it, yes. बीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। आप उसके बरक्स एक रेजोल्यूशन लाकर आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया। अरे भाई, सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट क्या है बताइए। नहीं, आप बार बार बीजेपी को ब्लेम करते हैं। व्हाट अबाउट दोज हु प्रॉमिस टू बिल्ड इट? 1992 से लेके 2024 हो गया, बिल्कुल was सही it है, built? बिल्कुल सही है। कम्युनिटी कहाँ थी? बिल्कुल कम्युनिटी कहाँ है? नहीं 1992 Political party कहाँ है? नहीं, कोई 1992 भी से नहीं मत है। जाइए, आप जाइए जीबी पंत से। नहीं, जब से बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ नहीं, है। डेमोलिशन नहीं, जीबी पंत जब मुख्यमंत्री थे, अगर जीबी पंत उस मस्जिद को साफ करके मुसलमानों को नमाज पढ़ाने की इजाजत देते तो ये दिन नहीं आता। अच्छा, हो गया ना 1992। हाँ, तो हो अब गया। 1992 से 2024 तक पहुंच गए हम, ठीक है। हाउ मच हैज द कम्युनिटी मूव्ड आफ्टर द कोर्ट केस टू बिल्ड अ मस्जिद आउट देयर? नहीं हुआ अभी तक। कैसे बनाएंगे जब आप क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जमीन है तो सही। कहाँ जमीन है? ये क्या मजाक है क्या? क्या मैं इतना गरीब हूँ कि मुसलमान इतना गरीब है कि 5 एकड़ जमीन लेके मस्जिद नहीं बना सकते हम पूरे भारत में? भीख मांगना, मैं भीख मांग लूंगा, 5 ने 10 एकड़ बना लूंगा मैं। आप फेथ की बुनियाद जजमेंट दे दिए। अब आप शुरू कर दिए काशी मथुरा में मैडम एक मिनट, मथुरा में 55 साल पहले मुसलमान और हिंदू बैठ के एग्रीमेंट किए, 8 एकड़ जमीन मुसलमानों ने दी हिंदुओं को, भाईचारगी से तस्वीर हो गया। आप उसको ओपन कर दिए। अच्छा, दिल्ली की सुनेरी बाग की मस्जिद, मैं आपको अपने रिपोर्टर को भिजाइए। आप जब कभी प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय जाता वहाँ से, नमाज नहीं होती वहाँ पर। आप सुनेरी बाग की मस्जिद को डिमोलिश करना चाहते थे, हाईकोर्ट जाके रुकाना पड़ा। ये तो तोड़ना चाह रहे थे। रोड के बीचों बीच वो अरे मस्जिद रोड है। नहीं, ये लुटियन से पहले से वो मस्जिद है। और ऐसे कई रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं जो रोड के मंदिर बीच भी में हटा दिए। यहाँ पे कहाँ? इतने सारे कहाँ? फ्लाईओवर्स कहाँ? बने, क्या कोई मंदिर या मस्जिद नहीं हटानी? बिल्कुल नहीं। पूरे बिल्कुल मुल्क नहीं। में इतने सारे मेट्रो बने हैं, मस्जिद और मंदिर भी हटे हैं। देखिए, यही तो हम बता रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत एलियनेशन का तरीका है, आप जाकर नहीं तोड़ सकते। तो नहीं टूटा फिर? कोर्ट में जाना पड़ा। अमित शाह तो तोड़ना चाह रहे थे उसको, कोर्ट में जाकर स्टे लाना पड़ा। आप क्यों कर रहे हैं ये? आप ही तो कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट सरकार कर रही है, तो कैसा करेंगे उसको? अमित शाह जी ने कहा है कि सीएए विल नेवर बी टेकन बैक, और यू हैव अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन सीएए. What is the situation now? When the Supreme Court hears, our lawyer, Mr. Nizam Pasha, would argue, as there are many petitioners who are opposing that law, because it is, you cannot make a law on the basis of religion. It violates right to equality, and no one is against giving any status or citizenship to Hindus who have, or Sikhs who have come from Pakistan, Bangladesh, or Afghanistan. It has to be understood that CAA has to be read with NPR and NRC. The classic example that I can give you for the people to understand is that in Assam, a Supreme Court monitored NPR and NRC was done. 20 lakh names were not included. Out of that, there are some 2 lakh Muslims. The 2 lakh Muslims, Hemanta Biswa Sharma on record has said that we will give all those non-Muslim citizenship under CAA. The Muslims will have to approach the Foreigners Tribunal. Why? Why? There is no answer to it. So, BJP wants to do CAA with NPR and NRC. And Amit Shah stood up in the Lok Sabha, said my name, OIC जी, देश में NPR and NRC हम करके रहेंगे. ये बिल्कुल है, खतरा है ये. आप अगर आप जाकर बोलेंगे भाई मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, भाई भारत में 7 या 8% लोगों के पास पासपोर्ट है. बर्थ सर्टिफिकेट का कानून हमारा बना 1900 लेट 50-60 में. आधार कार्ड प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का. कहाँ करेंगे फिर आप? आसाम का मिसाल देख लीजिए. हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो नॉन मुस्लिम है उनको हम दे देंगे. और दूसरे क्या करेंगे भाई? जाइए लड़िए, कोर्ट में लड़ते रहिए केस अपना. जब मैं आपसे सवाल जवाब कर रही हूँ तो 2 राउंड्स ऑफ पोलिंग आर ओवर, यू आर गोइंग लेटर आफ्टर दैट. तो फर्स्ट 2 राउंड्स में तो माहौल थोड़ा ठंडा लग रहा था. अब जो रेटोरिक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो डू यू फील इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द 3rd and 4th राउंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग रेटोरिक? प्राइम मिनिस्टर
मेरे ख्याल से और बोलेंगे मुसलमानों के बारे में, प्राइम मिनिस्टर और हिंदू मुस्लिम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और करेंगे, सब बातें करेंगे, तो लग रहा है कि या तो कुछ दाल में काला है या दाल काली है, नहीं मालूम मुझे क्या होने वाला है। मगर नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भाषा का इस्तेमाल अमित शाह कर रहे हैं कि रिजर्वेशन निकाल देंगे, अरे भाई आप नायडू के साथ अलायंस में हैं, आप तो जगन को वॉकओवर दे रहे हैं, वहाँ पर रिजर्वेशन है और 4%, हाँ वहाँ आप बोले निकाल देंगे। नहीं, रिजर्वेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन है मुस्लिम कास्ट के लिए, आंध्रा और तेलंगाना में है 4%। हाँ, 4%। तो वो कहाँ निकाल रहे हैं? अभी निकाल तो नहीं रहे अरे कहीं पे आप भी। कह रहे हैं निकालेंगे, तो तो चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के चौखट पे जाके सर झुका देंगे कि आपका जो हुक्म आका बताइए क्या करना है। आप रिजर्वेशन तो ये मुझे लगता है कि 7वें फेज के आने तक कुछ नहीं करेंगे। कर्नाटका में आए, निकाला क्या? नहीं निकाला ना। कर्नाटका में निकाल दिया उन्होंने कास्ट ना तो ये ला क्यों नहीं रहे? नहीं कर्नाटक, वो बम्बई वाली गवर्नमेंट, कर्नाटका में उन्होंने निकाल दिया, बम्बई गवर्नमेंट ने। अब हो गया ना, 1 साल हो गया, क्यों नहीं? बिल्कुल लाना चाहिए उनको। नहीं, हम तो वही तो हम कह रहे हैं ना, कि वही तो हम कह रहे हैं कि फंस गई रजिया मुंडो में। हमारा हाल तो वही है, वो निकाल दे रिजर्वेशन, अब ये सोच रहे हैं लाएंगे नहीं लाएंगे। एकेडमिक ईयर अभी शुरू होने वाला है, एकेडमिक अब उनकी गवर्नमेंट बन के 6-7 महीने हुए, एकेडमिक ईयर अब आएगा तो क्या करेंगे? आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है ये कर्नाटका के लिए। मगर रिजर्वेशन क्यों निकालेंगे भैया आप, जब कर्नाटका में बरसों से चल रहा है देवेगौड़ा के क्योंकि वो ब्लैंकेट हो गया था ना, कि सिर्फ नॉट ऑन इकोनॉमिकली वीकर, आप ब्लैंकेट कर रहे हैं। नहीं कर्नाटका में कर्नाटका में जो रिपोर्ट तैयार हुई थी देवेगौड़ा साहब ने किया, वो उन्होंने एम्पिरिकल एविडेंस तैयार किया। अरे प्रॉस्पेरिटी हो रही है उसमें, पढ़े लोग, बच्चे गरीबों के पढ़ लिख रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है, आपको वो भी पसंद नहीं है। तो आप प्राइम मिनिस्टर अब उस ट्रैक पर आ चुके हैं, फार्मूला 1 भगाएंगे गाड़ी, वो भाषण में अपना मंगलसूत्र पर आ गए, अब कुछ और कुछ बोलेंगे। वो फार्मूला 1 पे, और आजकल आप मोटरसाइकिल पे हैं। नहीं मैं प्रधानमंत्री की तरह नहीं चला सकता गाड़ी, मेरे को मोटरसाइकिल ही चला सकता हूँ। प्रधानमंत्री जो है फार्मूला, अब तो फार्मूला 1 पे। अच्छा, आप पिछली बारी मैंने आपसे पूछा था तेलुगु के बारे में, आपका तो अब गाना भी निकल गया है। बिल्कुल वो तेलुगु में हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। अरे उसके इतने हिट्स हो गए यूट्यूब पे, और मैं शुक्रगुजार हूँ नलगुंडा गदर साहब का। इंटरेस्टिंग बात ये कि हमारे ऑफिस आए थे मिलने, वो तो आकर वो मिले लोगों से, लोग बैठे थे, तो मेरे को बोले आपका अच्छा सिस्टम है, रिसेप्शनिस्ट को बिठाए आप। तो मेरा सर वो मेरे MLAs हैं। MLAs हैं? मैं हाँ सर MLAs बैठते हैं रिसेप्शनिस्ट कैसा वहाँ पे, मगर बहुत ज़बरदस्त उनकी आवाज़ है, अच्छे लिरिक्स बनाए, तो हमारे को रीच करना है ना मासेस को, तो अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन पर आप सिर्फ उर्दू में बोलते हैं, पर गाना आपका तेलुगु में। हाँ मैं तो भाई तेलुगु है, ज़बान है, हम उस स्टेट में रहते हैं जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज है। आप सीखेंगे? नहीं मैंने नवीन साहब से भी यही पूछा, नवीन बाबू उड़िया नहीं बोलते। नहीं मुझे समझ में आता है, मगर मैं बोल नहीं पाता हूँ। मैं पब्लिक स्कूल में सेकंड लैंग्वेज तेलुगु पढ़ा हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ तेलुगु, मगर बोल पाना ज़रा मुश्किल होता है मुझे। बस आपको मैं 5 साल का वक्त दे रही हूँ, अगली बारी जब मैं यहाँ आऊँगी। नहीं इंशाल्लाह, नहीं 5 साल क्यों, अल्लाह ने चाहा तो। नहीं अगर आप सिंसियरली किसी में मेहनत करेंगे तो 5 साल क्यों। अगले इंटरव्यू में मैं सवाल पूछूंगी, आप तेलुगु में पूछेंगे, फिर आपको तेलुगु सीखना पड़ेगा। जी, तो अगले इलेक्शन में तेलुगु में बात करेंगे। नहीं मालूम मैडम, 5 साल लंबा सफर है, कौन रहेगा नहीं रहेगा, पप्पा जी क्या करेंगे नहीं मालूम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक्स। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like and subscribe. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.